लेकिन अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो चांसेस है कि आ जाए। ठीक, तो सिर्फ फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और चैप्टर तो बेसिकली खत्म हो चुका है हमारा। आई थिंक हो गई है रिकॉर्डिंग में। स्क्रीन दिख रही है सबको? बता दो। वो शर्मीलो, स्क्रीन दिख रही है? कोई बताता ही नहीं। क्या नो भाई, सर। टेप लगा सर के ऊपर टेप लगा के तो नहीं आया कोई? सर किसने? दिखाई दे रही है। चलो बढ़िया। किस किसने मुंह पे टेप लगा रखी है? हैंड रेस करो। किसी ने नहीं लगाई? चलो फिर तो बढ़िया। आइए सर, तो सबसे पहले हम बात ही करेंगे सर अपनी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो देखो, अभी तक हमने जो बात कर ली थी वो हमने किया था सर, को थोड़ा सा रिकॉल कर दे अगर हम। फटाफट बोलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोलो सबसे पहले क्या? बोलो। पहला स्ट्रेस कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल। सारे बोलेंगे भाई, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट, सेकंड। टेंजेंशियल। और लास्ट? हाइड्रोलिक। बल्क। हाइड्रोलिक या बल्क। नॉर्मल में फॉर्मूला? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नंबर 4। एफ नॉर्मल अपॉन एरिया। एरिया। और इसके टेंजेंशियल अंदर? फोर्स अपॉन एरिया। एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। और इसमें? डेल्टा पी। डेल्टा पी। एक्सेस प्रेशर। प्रेशर। और जो कि हाइट पर, एच डेप्थ पर जाने के बाद कितना एक्सेस प्रेशर रो होता जी है? एच। रो जी एच। रो जी एच। हम नेक्स्ट क्या करेंगे सर? स्ट्रेन। बोलो। लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल। स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल और? टेंजेंशियल और वॉल्यूमेट्रिक। सेकंड में इसका शियर नाम स्ट्रेन। होगा तो शियर स्ट्रेस। शेयर। और लास्ट में? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या था? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा अपॉन एल। और शेयर्स में? एक्स एक्स अपॉन अपॉन एच। एच। एक्स अपॉन एच। थीटा, है ना? और यस। वॉल्यूमेट्रिक में? यस सर। माइनस माइनस डेल्टा वी। डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस डेल्टा अपॉन वी। और इसके बाद सर बात करते थे हम किसके बारे में? मॉडुलस ऑफ? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला? यंग्स मॉडुलस। 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 सेकंड? शेयर शियर मॉडुलस। मॉडुलस। शियर मॉडुलस। थर्ड? बल्क बल्क मॉडुलस। मॉडुलस। अच्छा, शियर्स मॉडुलस को कहीं कहीं जगह तुम्हें ये भी दिख जाएगा। शियर्स मॉडुलस को क्या बोल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या भी बोल सकते हो? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ ये रिजिडिटी के बारे में भी हमें बता पाता है कि कितना कोई रिजिड है। यस तो सर। कभी कभी अगर तुम्हें दिख जाए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, क्वेश्चन भी शायद ऐसा है आज, तो भी तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि वो कौन से मॉडुलस की बात कर रहा है उस केस में। शियर्स शेयर। मॉडुलस। शियर। ठीक है। शियर मॉडुलस। आइए सर, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? एफ अपॉन एफ टेंजेंशियल ए डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल एफ अपॉन एन एल। अपॉन नॉर्मल एन अपॉन एफ नॉर्मल अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। 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 शियर का? एफ एफ टी अपॉन टेंजेंशियल ए इनटू अपॉन एक्स ए एक्स अपॉन अपॉन एच। एक्स अपॉन एक्स। बल्क का? डेल्टा डेल्टा पी पी अपॉन अपॉन माइनस डेल्टा वी बाय वी।
E upon V. क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. डाउट है तो बताओ अभी तक, यहाँ तक किसी भी चीज में। No, sir. No, sir. No, sir. चले आगे, Yes, Yes, sir. sir. चलते हैं। आज हम जो बात करेंगे बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, बट फिर भी कभी कभी वो पूछ लेता है। वो क्या है चीज है, एक सेकेंड, मेरा फोन कहाँ गया? किसी ने फोन किया और मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है उसी टाइम, बैटरी लो। चलो देखते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो दो टॉपिक्स के ऊपर है। एक तो सेल्फ वेट के कारण जो इलैंग्वेशन होगी, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको, दोनों के हमने फॉर्मूला देखने हैं। होता है क्या एक्चुअल में बच्चों कि अभी तक तो हम इलोंगेशन देख रहे थे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती थी, उसके कारण स्ट्रेस पैदा होता था, रीस्टोरिंग वाली फोर्स के कारण, है ना। एक्सटर्नल फोर्स के कारण रीस्टोरिंग फोर्स लगती थी और फिर स्ट्रेस लगता था। एक्चुअल में अगर कोई बॉडी ऐसे ही हैंग्ड हो तब भी उसके ऊपर क्या हो सकती है, उसकी लेंथ के अंदर क्या हो सकती है, कभी कभी चेंज हो सकती है। लेंथ के अंदर क्या आ सकती है, चेंज। Change. तो सर चेंज का मतलब सर उसके अंदर क्या आ सकती है, इलोंगेशन। क्या आ सकती है Elongation. सर? इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही। हो Elongation. सकता है सर इसके ऊपर फोर्स ना लग रही हो, दिख नहीं रही होगी, लेकिन इसके खुद के वेट के कारण भी इलोंगेशन हो सकती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बॉडी के खुद के वेट के कारण भी उसके अंदर क्या आ सकती है, इलोंगेशन आ सकती है। तो इस टॉपिक का नाम इसलिए अब क्या बोला जाता है, इलोंगेशन बाय सेल्फ वेट। क्या बोलते हैं सर इसको? Elongation of self weight. इलोंगेशन ऑफ नहीं, इलोंगेशन बाय। Elongation by self. By self weight. क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक। Yes, अब Yes, इसका sir. फॉर्मूला सिंपल सा है। Yes, अब sir. इलोंगेशन को आप कैसे लिख सकते हो, किसी को भी मान लो किसी की इसी को आ गया, इसके अंदर एक्स लेंथ में इलोंगेशन आ गया, पहले लेंथ इसकी इतनी थी, अब एक्स और इलोंगेशन आ गया। तो इस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अगर इसका एम है इस बॉडी का, तो सर अगर इस बॉडी का मास एम है तो इसका इलोंगेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसको डेराइव कर सकते हो आप इंटीग्रेशन से, एम जी एल अपॉन में 2a, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन है इसलिए हम इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट कभी कभी आ जाए तो हमें दिक्कत ना हो, हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट भी। समझ में आ रहा है? एल उसकी लेंथ है, एल क्या है सर, ओरिजिनल लेंथ। ए क्या है सर उसका, Area of cross. cross-section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेरी गुड। और वाई आपको पता ही है। Young's Young's modulus. modulus. क्लियर रहेगा सबको, यस और नो? Yes, अभी तक sir. तो हमने लर्न नहीं किए फॉर्मूले, बस इसीलिए इसको अलग से लिखा हुआ आज की क्लास को, कि आज की क्लास में जो लर्न फॉर्मूले होंगे वो हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे, उसकी डेरिवेशन नहीं होगी। अभी तक तो हमने अच्छे से समझ के किया है, समझेंगे अभी भी, बट अब बेसिकली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ रहेगा। बिल्कुल ये वाला जो 2-3 फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। क्वेश्चन जो भी आएंगे सारे फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में ही रखना पड़ेगा। हम डेरिवेशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए जितना डेरिवेशन करना था हम कर चुके हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? एम जी एल अपॉन में 2ay। तो ये क्या है सर, इलोंगेशन बाय सेल्फ वेट। जब बॉडी के खुद के वेट के कारण उसके अंदर इलोंगेशन आ रहा है तो वो कितना इलोंगेट हो सकता है, तो वो फॉर्मूला है। आइए सर, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक स्टील वायर है, इज बीइंग स्ट्रेच्ड बाय इट्स ओन वेट बाय हैंगिंग इट वर्टिकली, बाय हैंगिंग इट वर्टिकली। Vertically. एक स्टील वायर को आपने वर्टिकली क्या कर दिया सर, हैंग कर दिया। अगर लेंथ ऑफ द वायर कितनी थी, 15 meter. 15 meter. एंड डेंसिटी ऑफ द स्टील इज 8000 kg per meter cube, यानी रो की वैल्यू गिवन है कितनी, 8,000. 8,000 kilogram per meter cubic. तुमको बताना है फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द वायर। इलोंगेशन कितनी होगी वायर में, आपको पता है, साफ साफ लिख रखा है कि वो किस वजह से इलोंगेशन हुआ है, ड्यू टू इट्स On weight. ड्यू टू Weight. ऑन वेट, मतलब इलोंगेशन बाय सेल्फ वेट। तो उसने पूछा है कि कितनी इलोंगेशन होगी, तो आपके पास फॉर्मूला पता है। मान लो एक्स इलोंगेशन हुई है तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, MGL upon MGL 2AY. upon AY. अब मास पता है क्या हमें, नहीं पता सर, कोई बात नहीं।
एम लिखते हैं एक बारी। जी पता है क्या? जी तो पता ही रहता है सर, कितना? 10। 9.8 लेंथ कितना है क्या? 15 लेंथ 15। 50 और सर 2 ए पता है क्या? नहीं सर, कोई बात नो नहीं, कोई सर बात नहीं, पता तो नहीं पता। वाई क्या लिखे सर? वाई तो पता है सर, 10 raised to बोलो। 11 1 into 10 न्यूटन पर power मीटर। 11 क्लियर है सबको? यस और नो? अब यस सर। अगर Yes, इलोंगेशन निकालनी है तो क्या 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 पता होना चाहिए? अब हमें क्या नहीं पता? क्या नहीं पता इलोंगेशन मास निकालने के लिए? मास और एरिया। ओ, तो कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं इसको? भाई वायर होती है जो, उसका आपको पता है एक्चुअल में ऐसे नहीं होती है, एक्चुअल में वो ऐसे कुछ होती है वायर, है ना? तो बताओ सर डेंसिटी दी है उससे निकल जाएगा। उससे क्या निकालोगे? मास कैसे? डेंसिटी को क्या लिखोगे? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, ये सबको पता है ना, डेंसिटी को ये लिख सकते हैं हम। यस यस सर। सर। तो मैंने बच्चा बोल रहा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय क्या लिख दो? वॉल्यूम। तो मैंने वॉल्यूम तो यहाँ से मास को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी डेंसिटी। इनटू वॉल्यूम। तो क्या लिख दूं? क्या इस मास की जगह क्या लिख दूं? डेंसिटी इंटू, वॉल्यूम। और बाकी सब वही वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई बाय में 10, मल्टीप्लाई बाय में 2, मल्टीप्लाई बाय में a, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, राइट? अब डेंसिटी की सर जगह तो क्या लिख सकता हूँ? हाँ बोलो। सर इंटू 15 भी था ऊपर। ऊपर 15 भी था क्या साथ? ये क्लियर है? यस यस। सर। अच्छा, अब सर डेंसिटी की जगह तो सीधा लिख सकता हूँ क्या? 8000। 8000 लेकिन सर अभी भी 8000 क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई बाय में 2, मल्टीप्लाई बाय में, और क्या भी नहीं पता सर? ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दो चीजें नहीं पता सर, और सब बोलेंगे वॉल्यूम को कौन कौन सी एरिया दो इनटू चीजें नहीं मास पता? लिख सकते सर हैं। वॉल्यूम ऑफ एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? हमने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। तो वॉल्यूम यस को क्या सर। लिख दो? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अब एरिया से एरिया कट गया, कैंसर। और एल तो आपको पता ही है कितनी है? 15। 15। क्लियर है क्या सबको? तो अब क्या लिख सकते हो सर? यस सर। 8000 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 11। 11। क्या अब ये सोल्व हो जाएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। करो फिर। जल्दी जल्दी बताओ। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ सकता है? ये अब जेई का क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ पूछ सकते हैं सर। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, जेई का क्वेश्चन नहीं है, बट पूछ सकते हैं। अगर हम सीधा फॉर्मूला लर्न करके चले जाते, क्वेश्चन करते ही ना, तो फिर फायदा नहीं था उस चीज का कोई, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं इसके ऊपर। आप फॉर्मूला लर्न करा दोगे, लेकिन वो फॉर्मूला यूज कैसे करना है वही नहीं पता, तो फॉर्मूला लर्न करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? जैसे अभी इसके अंदर ही था, इसके अंदर फॉर्मूला तो वही लग रहा था, लेकिन हमें ना मास गिवन था ना एरिया गिवन था, तो हमने कन्वर्ट करना ना, तो वैसा ही ध्यान रखना तुम सबको। बताओ इसका आंसर। दो 225 गुना 4 लगभग लगभग कितना होगा? 9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 मीटर आ रहा है। तो कर दो फिर, कितना आ रहा है? अगर तुम लोगों का, अगर तुम्हारा आंसर ये आ रहा है क्या, 9 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो मीटर में आ रहा होगा। यस सर। तो अगर इसको मिलीमीटर में बदलना है तो 9 इंटू क्या लिखूं? -5 को -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, ऐसा लिख सकता हूँ ना -5 को? ऑब्वियस है सर। 10 की पावर -5 को क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना बोलो बच्चों। यस सर। और 9 10 की पावर -2 नीचे जाके 9/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा? 0.09 mm। मिलीमीटर, क्योंकि एक मीटर में mm कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 की पावर 10 की माइनस। पावर -3। 10 -3। क्लियर है? यस सर। यस सर। सोच लो, हाँ बोले जा रहे हो हर चीज में।
बोलो फिर, लिख दे क्या यही बात? Yes, sir. Yes, sir. सोचो, एक बार और सोच लो सर। 1 मीटर में आपने बोला 9 इंटू 10⁻³ राइट। कर दे फिर आगे, कितना लिखे बोलो फिर? 9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ऐसा लिख दिया। Yes. इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 9 इंटू 10⁻³ को 9 मिलीमीटर क्या? 9 बोलो। millimeter. और डिवाइड बाय क्या है? 100, तो ये कितना हो जाएगा? 0.09. 09 इस हिसाब से तो आंसर आना चाहिए ए। आओ चेक करते हैं क्या ए है। तो क्या आंसर है? ए ही है, लेकिन इसने यहाँ बी ए लिख ही रखा है। क्या आएगा? Yes, sir. क्लियर है? आंसर तो ए ही निकाल रखा है। किसी को कोई डाउट कहीं वो बी तो नहीं लिखा हो? हाँ ठीक है, बी तो 0.04 है, वो तो आ ही नहीं सकता। किसी को कोई डाउट? देख लो अच्छे से। और यहाँ पर भी यही लगा है। No, sir. No, sir. किसी को कुछ भी पूछना है कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? इलोंगेशन बाय, L upon 2ay. अरे फॉर्मूला का नाम क्या है? इलोंगेशन बाय Elongation by self weight. सेल्फ वेट। और फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m। M mgl upon 2ay. चलो फिर, अब इसी के साथ आपने इसके 80% चैप्टर को आप कवर कर चुके हो, 85% से 90%। अब थोड़ा सा और करते हैं। वो अभी एक और फॉर्मूले के बीच में आ जाता है। अब क्या पूछ सकता है वो सर? इसके बाद एक चीज और आ सकती है, रिलेशंस बिटवीन इलास्टिसिटी कांस्टेंट, बिटवीन Elasticity constant. अब सारे साथ साथ बोलना। देखो कौन कौन से इलास्टिसिटी कांस्टेंट पढ़े थे? एक तो y पढ़ा था सर, दूसरा g पढ़ा था, और तीसरा b पढ़ा था। B. y बोले तो Young's modulus. g बोले तो, Shear modulus. और सर Bulk modulus. मॉडुलस। Bulk modulus. अब एक चीज याद रखना सर, इसको लर्न तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना ध्यान से देखना। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर y आ गया इधर तो उधर y नहीं आएगा कहीं पर भी। इसका फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सर, 3GB सुना है ना, GB गीगाबाइट Yes, टाइप sir. है ना, वैसे याद रखिए, वैसे याद रख लो 3GB। वैसे इसको बीटा लिखते हैं, लेकिन मैं बी लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे। 3GB अपॉन में G प्लस 3B। क्लियर है ये रिलेशन? देख लो एक बार अच्छे से आप लोग। Yes, sir. ठीक है, ठीक। Yes, sir. इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाद में। चलो तुम सीधा ही लर्न कर लो इसको, मैं पूरा ही लिखा देता हूँ। 9GB, बाद में फिर इसको चेंज करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। ये याद रखो क्या? 9GB अपॉन में G प्लस 3B। मैं कराऊंगा लर्न, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी का फॉर्मूला क्या है सर? शेयर का। शेयर का कैसे करें सर? शेयर में देखो, अच्छा यहाँ पर y था तो इसके फॉर्मूले में तो कहीं पर भी y नहीं आएगा। यहाँ पर g है तो फॉर्मूले में कहीं पर भी क्या नहीं आएगा? अब g नहीं आएगा, क्योंकि g की तो वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब g की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ध्यान से सुनना कैसे लिख सकता हूँ इसको, ध्यान से देखना। y बाय क्या लिखो? 2। क्या लिखोगे? y बाय Y by 2. y by 2। अरे यार, मेरा वो पेज मिल जाए ना जिसके ऊपर रख के पेन टैप सही चलता है। चलो कोई नहीं, y बाय 2 यहां पर लिखो, y बाय 3। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? Yes, sir. y बाय 2 और Yes, y बाय sir. y by 3। Y by 3. ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट यहाँ पर भी लगाओ, 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ पर भी लिखो। बस यहाँ पर लिख देना है आपको सिग्मा, और यहाँ पर लिख देना है माइनस का 2 सिग्मा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? देख लो, yes sir पेज मिल जाए, no sir देख लो। No, किसी sir. को कुछ भी पूछना है तो ये फॉर्मूले बच्चे, आपको ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके बाद चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं है उसके बाद। अब एक चीज बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि एक चीज नहीं पता लग रही होगी तुम्हें। बाकी सबका नाम तुमने सुना है, किसका नाम नहीं सुना अभी तक? Sigma का. हाँ, किसका नाम नहीं सुना? सिग्मा का। अब क्योंकि अब इस फॉर्मूले में सिग्मा आ रहा है तो सिग्मा पढ़ना पड़ेगा, और सिग्मा के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए। सिग्मा है क्या भला सर? बाकी सब तो पता है। जी कौन सा मॉडुलस है?
shear modulus, Shear modulus. शियर्स मॉडुलस। वाई कौन सा मॉडुलस है? यंग्स मॉडुलस। बस सिग्मा से Young's नहीं आना। modulus, अब सिग्मा क्या चीज है सर? सिग्मा है सर पॉइजन्स रेशियो। क्या है? Poisson's ratio, Ratio. अब ये भी कभी कभी पूछ लेता है सर, सिग्मा इज पॉइजन्स रेशियो, और ये क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला सिंपल है कि अगर मैं फॉर्मूले में जाऊंगा तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं पहले इसका फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूं। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी वायर है उसको तुम इलोंगेट कर रहे हो मान लो, तो उसकी क्या चेंज हो रही है? सपोज कर लो लेंथ। क्या चेंज हो रही है? length, लेंथ। और लेंथ में जो चेंज आया उसको क्या बोल दिया हमने? delta L, डेल्टा एल। बट कभी कुछ केसेस में आपको ये भी गिवन होगा भाई, उसकी लेंथ में जैसे जैसे चेंज आता है वैसे वैसे उसके डायामीटर में भी क्या आता है? चेंज आता है। क्योंकि Change. इसी वायर को तुम स्ट्रेच करोगे, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायामीटर घटेगा सर। डायामीटर घटेगा। तो डायामीटर में होगा। जो चेंज है, डायामीटर में जो कम चेंज है उसको लिख देते हैं डेल्टा डी। delta D, हालांकि घटता है। तो चेंज इन डायामीटर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ, यही कौन सी रेशियो होती है? Poisson's ratio, तो सर चेंज इन डायमीटर बोले तो डेल्टा डी बाई डी इतना हुआ, मतलब फ्रैक्शनल चेंज। और साथ में क्या है? डेल्टा L/L. L, इन दोनों की रेशियो। क्योंकि डिक्रीज हुआ है डायमीटर तो आगे क्या लगा देते हो इस बार? कई कई बार नेगेटिव। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा हो तो मैग्नीट्यूड निकाल। फॉर्मूला समझ में आया कि भाई लेंथ के चेंज होने से क्या भी चेंज हो रहा है सर? उसका डायामीटर। अब क्या है सर ये भला क्या है जिसको फॉर्मूले में तुम्हें कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेंगे, बोर्ड्स में पूछ लेंगे, बोर्ड्स में कह रहा हूँ स्कूल में पूछ लेंगे, तो वो क्या पूछेंगे? लेंथ में तो चेंज होता है तो उस चेंज को बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल चेंज। क्या बोलते हो? longitudinal strain. स्ट्रेन बोलते थे ना लेंथ में चेंज होता था जब। Yes, sir. ऐसे ही सर यार डायमीटर में ऐसा चेंज हुआ है सर, डायमीटर के अंदर जब चेंज हुआ है इसको बोलते हैं लेटरल Lateral स्ट्रेन। strain. क्या बोलते हैं? लेटरल Lateral स्ट्रेन। strain. इसलिए पॉइजन्स रेशियो का एक फॉर्मूला अच्छे से क्या हो गया अगर वर्ड्स की फॉर्म में बोलो? लेटरल Lateral स्ट्रेन strain upon longitudinal strain. अपॉन लॉन्गिट्यूडनल Strain. स्ट्रेन। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? ये है। और Yes, वैसे sir. आपको फॉर्मूला पता है, Yes, ऊपर sir. वही अगर लेंथ की बात हो रही है ऊपर डी बाई डी, नीचे डेल्टा एल बाई एल। किसी को कोई डाउट बताओ? डेल्टा डी बाई डी और नीचे डेल्टा एल बाई एल और आगे माइनस लगाया अगर पूछा जाए तो उस केस। क्लियर है सबको? यस और नो? पॉइजन्स रेशियो अगर Yes, कोई वैसे sir. पूछ ले, पॉइजन्स Yes, रेशियो sir. क्या है बच्चे? मेरे साथ साथ बोलो। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द विद रिस्पेक्ट टू Longitudinal strain. लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? Delta D upon Minus D. delta D सिर्फ एक ही upon. बच्चा बता रहा है, बाकी सब डेल्टा डी अपॉन डी या माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब बोलेंगे। Delta L upon L. Delta L upon L. वेरी गुड। बाकी सब भी बोले। हर्षित समझ में आ रहा है आपको? हर्षित भारद्वाज नहीं आ रहा इसका मतलब? जवाब दो बच्चे अगर जाग रहे हो तो। अभी अभी समझ में आ रहा है आपको? अभी चलें फिर आओ। बढ़िया। तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा डी बाई डी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अभी जब तक इसको फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे ना सर, तब तक मजा तो आने नहीं वाला। आओ सर देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इस Yes, क्वेश्चन sir. को हम एज एन होमवर्क करेंगे क्योंकि Yes, ये अभी sir. उसके ऊपर नहीं है। ये बताऊंगा लास्ट में, इसका हिंट दूंगा होमवर्क में। बट पहले हम अपना जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करते हैं। ये दिख रहा है आपको सबको? y क्या है यहाँ पर? इससे भी आसान देखते हैं पहले। ये बताओ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब डरना मत, कई कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है। जैसे हम यंग्स मॉडुलस को y से लिखते हैं, शियर्स को कैसे लिखते हैं हम? g से। G. G. और बल्क को कैसे लिखते हैं बच्चे? सब बोलो भाई, सब बोलो। B से. B से. बी से है ना? वैसे बीटा से लिखा जाता है, वो इससे लिखा जाता है। Yes, बी और sir. बीटा दोनों बोल सकते हो। लेकिन यहां पर इन्होंने यंग्स मॉडुलस को तो y से ही लिखा है सर। ठीक। शियर्स Yes, मॉडुलस sir. को किससे लिखा है इसने? शियर्स मॉडुलस तो दे ही नहीं रखा। दे रखा है क्या? देखना।
सर दिया है मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रिजिडिटी का मतलब क्या होता है सर? Rigidity. मॉडुलस Shear शेयर modulus. मॉडुलस ईटा से लिख रखा है, ईटा से ईटा से। ऐसे, ठीक। और बल्क Yes, मॉडुलस sir. को कैसे लिख रहा है सर? के साथ K. के तुमने से। घबराना नहीं है, तुम अपने ही फॉर्मूले में तुमने जो फॉर्मूला लिखा है ना, जिस फॉर्मूले में तुमने जो चीज को जी लिखा हुआ है तो जी ही लिखो, वाई लिखा हुआ है तो वाई लिखो, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू। पहले तुम अपने फॉर्मूले के हिसाब से इसको चेंज करो। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, मेरी आवाज लैग हो रही है क्या? लैग हो रही है? नो सर no, sir. तो तुमने अभी के लिए ये के और ईटा ये सब भूल जाओ, तुम ये वही याद रखो, वाई जी और बीटा, उसके बाद हम पुट कर देंगे वैल्यू बाद में। आओ देखते हैं। Yes, सर sir. ये किसके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं हमसे, देखना। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस Modulus, एंड बल्क मॉडुलस और shear modulus. और शियर्स मॉडुलस। तो क्या रिलेशन हो सकता है इसमें? सर ये 9 है, तो एक ही पढ़ा था हमने 9 वाला, तो याद है जो मैंने सबसे पहले Y बताया is था? equal to 9GB plus upon G plus 3B. Plus 3B. याद है क्या? मैं बताता हूँ दोबारा। y इज इक्वल टू, मैंने क्या याद रखा था? जीबी याद रखा था, तो मैंने क्या 9GB लिखा था? 9GB 9 GB अपॉन जी प्लस। G plus प्लस 3B. 3B अब वैल्यूज पुट कर दो। y को तो इसने भी y बोला है, 9 तो 9 होता ही है। g को इसने क्या बोला है? शीयर्स को Nita. Eta. ईटा, तो ईटा लिख दो। b को k बोला है तो k लिख दो। डिवाइड बाय g की जगह ईटा प्लस 3k। कौन सा K. फॉर्मूला मैच हो रहा है देखना? Option A. ऑप्शन है हो जाएगा क्या? सबसे आसान है सर, आसान है। Sir. सीधा sir. पूछ लेते हैं, सीधा आ जाता है, सीधा ऐसा ही पूछ सकते हैं वो तुमसे। क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए लर्न करवाया है ये, क्योंकि ये पार्ट लर्निंग वाला था आज का, इसीलिए इसको अलग करवाया वो बच्चे। आओ अब आ जाओ इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे। ये दिख रहा है? Yes, sir. तो देखो यस सर y फिर वही, तुमने नहीं कहना कि k क्या है n क्या है, वो बाद में देखेंगे। अभी हमें ये देखते हैं। सर हमें यंग्स मॉडुलस के बारे में पता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी बोले तो Shear modulus. शेयर्स मॉडुलस तो सर ठीक है। यंग्स मॉडुलस क्या है? ट्वाइस है सर बल्क के। यंग्स क्या है सर? ट्वाइस है बल्क के। ओके सर, तो मतलब यंग्स मॉडुलस जो है वो 2 है किसके? बल्क के। बल्क को कैसे लिखता हूं? Bulk बी से। modulus. बी से बी से याद रखना, बी हम लिख रहे हैं, वैसे क्या होता है वो? बीटा। ठीक है, ठीक है सर। y इज इक्वल टू 2b। अच्छा, अगर ये गिवन है तो तुमको रिलेशन बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहले तो तुम देखो n, मतलब n और k इसमें भी है, n और k इसमें भी है, मतलब ईटा और k इसमें भी है। तो इन तीनों ऑप्शन में ईटा और k तो है ही। तो पहले मैं किसके रिलेशन निकाल दूं? ईटा और बीटा और k के का ही। अगर क्या पता उसमें से ही कोई क्या हो जाए सही। K. बट एक बात बताओ, इसकी अप्रोच होनी क्या चाहिए हमारी? हमने रिलेशन तो निकालना है, और हमने रिलेशन में 3 फॉर्मूले पढ़े थे या नहीं? यस याद करो। Yes, sir. बट उस 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? तुम कोई बता सकता है मेरे से? सर फर्स्ट वाला एक ही चीज है जो तुम्हें बता देगी, सोचो। पहला फॉर्मूला. क्यों? सर फर्स्ट वाला फॉर्मूला सर फर्स्ट इसमें वाले P फॉर्मूले में होगा. क्या हाँ, देखो सिग्मा सेकंड और नहीं थर्ड होगा. फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि बच्चे सेकंड और थर्ड में एक नई चीज आ गई थी। वो क्या थी? Sigma. सिग्मा. रेशियो हाँ, लेकिन फर्स्ट केस में ऐसा कुछ भी सिग्मे का नहीं था। था क्या फर्स्ट केस में? सिग्मा था क्या? Yes, No, sir. sir. तो अगर ऑप्शन में कहीं सिग्मा दिख रहा है? पॉइजन रेशियो? नो सर नहीं No, सर। sir. क्वेश्चन में कहीं सिग्मा रेशियो, सिग्मा पॉइजन रेशियो के बारे में बोला हुआ है क्वेश्चन में? नहीं सर। No, sir. मतलब एक ही फॉर्मूला बचता है जिसमें No, पॉइजन रेशियो नहीं थी, वो था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। First और फर्स्ट फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं सर। वो क्या होता है? y Y is इक्वल टू equal to 9 9 G plus 9 GB अपॉन g प्लस। 3B. तो y की जगह इसने क्या बोल रखा है? y जो है वो क्या कह रहा है? ये कितना है? 2b के इक्वल। तो 2B. y की जगह क्या 2b लिख दो? 2b 2b 2B. इज इक्वल टू 9GB अपॉन g प्लस 3b। सोल्व करो पहले तुम, g और b की फॉर्म में ही आंसर बताओ एक बार मेरे को, बताओ। करो सोल्व। इस व्हाइट वाली इक्वेशन को सोल्व करो और देखो क्या आ रहा है।
तुम्हारा रिलेशन, किसकी वैल्यू निकालना, ईटा। ईटा बोले तो यहाँ पर क्या है, शेयर्स मतलब, यानी तुमने जी की वैल्यू निकालनी है। निकालना यहाँ से जी की वैल्यू क्या आएगी, यस फटाफट आराम से काम होके करो। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन उसको भी करना है हमें, तुम्हारे को थोड़ा सा आइडिया देंगे उसका, तुम्हारे पेपर का। इसके बाद मैक्सिमम 90 to 95% ये चैप्टर खत्म हो चुका है। 5% हर चैप्टर रह ही जाता है बच्चे, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जाती है। हाँ सर 7g/9 यार है 7b/9 7g/9 7b/9 यार है पक्का, जी आएगा। 7g/9 ऐसा आ रहा है। यस सर। तो तुमने तो बी निकाल, बी नहीं निकालना, जी जी इज निकालना है। इक्वल जी टू 6b/7 6b/7। अच्छा चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो Yes, बी sir. से तो बी गया, अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू जी क्या हो जाएगा, 2g। 2 इंटू 3b क्या हो जाता है बच्चे, 2 को 3b से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 6b, 6b और इधर क्या रह जाएगा 6b 9g। ये 2g उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9 में से 2 चला जाएगा तो 7g। 7 7b 6b, तो हमको तो g निकालना था, तो g किसके इक्वल आ गया 6b/7 6/7 6b/7 तो g की जगह यहाँ पर क्या लिखना था, 6/7 की जगह 6/7, और b की जगह क्या लिखना था, b की जगह। के तो ऑप्शन A. नंबर कौन सा आ रहा है देख लो, फर्स्ट A. ए आ रहा है। क्लियर है क्या सबको, ये देखो। Yes sir. यस यस सर सर। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेधड़क होके। अब आई थिंक ये क्वेश्चंस लर्न, अब ये फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि अगर सीधा फॉर्मूला बता देता कि ये फॉर्मूले लर्न कर लेना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो अप्लाई करना नहीं आता हमें। अब अप्लाई करना आ गया क्या सबको, यस और नो। Yes sir. ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर अब मेरी तरफ से पूरा खत्म हो चुका है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें कुछ नहीं रह गया है, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, हमने वो सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक, अब आपके ऊपर है आप कितना इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि स्कोरिंग चैप्टर है बच्चे। सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपके स्कूल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर। सीधी रेशो पूछता है, एमसीक्यू में तो बहुत चांसेस है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के। सीधा पूछेगा दिस स्ट्रेस अपॉन दिस स्ट्रेन, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये कौन सा मॉडुलस है। तो सारे फॉर्मूले लर्न करके जाना। क्लियर है सबको। Yes sir. यस एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क देना है आज आपका होमवर्क, वो क्वेश्चन पेपर तो रहेगा ही, उसके अलावा ये क्वेश्चन दिख रहा है, Yes sir. Yes sir. ये क्वेश्चन देख आना। इसमें ना एक स्टील वायर दे रखी है, तो तुमको कहा है कि वो अपने ही वेट से वो ब्रेक ना हो जाए। भाई स्टील वायर है तो अपने वेट के कारण वो क्या होगी, इलोंगेट होगी। लेकिन अगर इलोंगेशन बहुत ज्यादा आ जाती है तो आपको पता है सर, वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। याद है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने पढ़ा था ब्रेकिंग पॉइंट, तो ब्रेक हो जाएगी। तो तुमको बताना है कि मैक्सिमम वो कितना और खींचेगी नीचे, कि मतलब मैक्सिमम टूटने से पहले वो मैक्सिमम कितना खींच सकती है, या वो पॉइंट बताओ जहां तक वो मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकती है बिना टूटे। समझ में आ रहा है सबको, कितना वो स्ट्रेच हो सकती है बिना टूटे, वही तुम्हें बताना है। क्लियर है, ट्राई करके आना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सॉल्यूशन अटैच कर रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुमको बस ये याद रखना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे रखना है। सब कुछ पढ़ा हुआ है तुमने, अब एक बार दिमाग लगा के आना, इसमें करके आओगे सब। बिल्कुल सर। चलो फिर यस सर तो ट्राई करना इस क्वेश्चन को। तो आज के लिए एक ये क्वेश्चन है, अभी पॉइजन रेशियो मैंने कहा था, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ताकि तुम्हें पॉइजन रेशियो की दिमाग में बैठ जाए कि पॉइजन रेशियो क्या था, उसका क्वेश्चन है ये। पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा, बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला पुट करते ही आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज हो जाए हमारा, रेयर आता है क्वेश्चन। बट पूछा है कितना हुआ है, क्या पूछा है, पॉइजन रेशियो पूछा है, राइट। डायमीटर में नहीं, डायमीटर हाँ क्या पूछा सर, डायामीटर में चेंज पूछा है। तो एक वायर दे रखी है, उसकी क्या गिवन है आपको,
लेंथ कितनी? लेंथ 1.5 मीटर 1.5 मीटर और इलोंगेशन भी गिवन है, यानी डेल्टा एल भी गिवन है। कितना? 2 2 mm mm 2 mm बोले तो 2 2 इंटू mm 10 की पावर। 10 h power minus minus 3 अगर उसकी डायमीटर भी गिवन है, लो कितनी? 1 into 10 1 mm मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10 की पावर। minus 3 -3 तुमसे पूछा क्या है? डेल्टा डेल्टा डी डी, क्योंकि D चेंज इन डायमीटर तो डेल्टा डी होता है। और तुम्हें ये पॉइजन की रेशियो, पॉइजन रेशियो भी दे रखी है, कितनी? 0.24। 0.24 अब मेरे को बताने की Point- जरूरत है, ये क्वेश्चन हो जाएगा अभी ये। सर हो जाएगा सर हो जाए। हो करो जाएगा। फटाफट आंसर निकालो इसका। ये क्वेश्चन जेई में आने वाला नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि हमें पॉइजन रेशियो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला। ये क्वेश्चन जेई का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे स्कूल का एग्जाम में आ सकता है। सर 1.8 1.8 आ रहा है सबका क्या? चेक करते हैं अभी, बाकी सब भी निकालो, देखते हैं फिर। डेल्टा डी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला तो सबको पता है सर, इसमें मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस से ना लगाना। क्या है फॉर्मूला सर? x इज इक्वल टू, ओ सॉरी, सिग्मा इज सर इक्वल टू 1.7 डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन इंटू डेल्टा डेल्टा अपॉन एल डेल्टा अपॉन एल एल बाय। बाकी सब बताओ क्या आंसर आ रहा है सबका? सर 1.71 1.71। आंसर तो 3.2 कुछ आ रहा है, चेक करते हैं, कोई बात। सिग्मा कितनी दे रखी है? 0.24। 0.24 डेल्टा डी कितना है? डेल्टा डी निकालना है सर। अपॉन डी कितना है सर? डी 1 इंटू 10 की पावर -3। डेल्टा एल कितना है बच्चे? डेल्टा एल बता सकता कोई? बोलो, डेल्टा एल कितना है? 2 into 10⁻³ और डिवाइड का डिवाइड में एल है तो ऊपर चला जाएगा। वो एल कितना है? 1 into 10⁻⁻⁰ 1.5 1.5 सॉरी है ना, 1.5। तो डेल्टा डी लेना, बाकी सब उधर ले जाओ सर। तो ये 2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा ना, -3 और -6। तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 की पावर -6। और नीचे क्या रह जाएगा? 1.5। 1.5 कर दो इसको तो सोल्व, इसमें क्या बड़ी बात थी सर। तो इसको करोगे तो सर, ये अगर 5 पे काटना है तो 5 पे काट दो। अगर जिसको इससे दिक्कत होती है तो 0.24 को आप 24/100 लिख दो। 1.5 को आप क्या लिख दो? 15/10 लिख दो। 15 by तो 0 से 0 10 से कट गई सर, राइट। अब इसको ये 3 पर कट जाए, 3 8 जा और 3 5 5 जा। तो ये काटोगे तो 0, ये कितना आ जाएगा? 3, सॉरी कितना आ जाएगा बोलो भाई? 8 दूनी 16, 16/5 1.6 इंटू 10 की पावर, ये -6 और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो -7। तो 16/5 इंटू 10 की पावर -7 करना कितना आ रहा है? 3.2 into 10 to the minus 7 3.7 क्लियर है क्या सबको? यस और नो? yes sir तो इतना डायमीटर में यस चेंज सर आएगा। तो यही आया। क्लियर है सबको? देखो, yes sir यस सर कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन, बहुत आसान था। सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला लर्न हो जाए, सिर्फ उसी वजह से था। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ फटाफट। no sir अब क्लियर है? नो मैकेनिकल सर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सारा क्लियर रहेगा सबको? यस और नो? yes sir पक्का? यस आज के सर लिए तेरा होमवर्क वही है, एक तो वो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पेपर जितना तुमसे हो पाए। और लास्ट चीज, ये फॉर्मूला रिवाइज जरूर करना। अगर फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, क्योंकि ये टाइम टू टाइम रिवाइज करने पड़ेंगे। आज का लेक्चर तो लर्निंग वाला लेक्चर था। ठीक, आओ सर, अब एक बार मैं आपको वो तुम्हारा एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था मैंने, वो दिखाता हूँ। हटा दो इसको, किसी को कोई डाउट है इसमें? no sir नो सर नो सर अब वो कहाँ किया था डाउनलोड ये भी तो नहीं पता। अरे शायद डिलीट ना कर दिया हो मैंने।
क्या आ गया ये? एड्स आ गई थी। आपको भी स्कूल वाला पेपर देखो, बच्चे तो भाग रहे हैं भाई। पेपर नहीं देखना क्या तुम लोगों को? सर दिखाओ। सर हमने देखना है। लो बच्चों, अभी तो मुझे फिलहाल मैंने बोल रखा है किसी को पेपर के लिए, बट जो मुझे साइट पर मिला था वो एक ये पेपर था, वो भी आप ही का ही है। मॉडल पेपर है और शायद प्रीवियस का हो, तो मुझे देखा नहीं, इसमें लिखा तो पेन से हुआ है, बट आपको आइडिया हो जाएगा। दिख रहा है क्या ये सब? सारा कुछ आपको कितने सर, मार्क्स के पेपर? आई थिंक 60 के आसपास का, राइट? यस सर। 60 का ना, तो ये देखो सेम सेम वही है। 3 घंटे का टाइम, 60 का पेपर है ना, तो टेंशन तो लेनी नहीं इसके अंदर। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर पहले तो आप कौन सी चीज पे फोकस करना तैयारी के लिए। ठीक, करना तो आपको सब कुछ है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, इसी को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में। यस सर। तो सबसे पहले देखो, जो जो हमने कर लिया है ना, उस पे तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ सबको सब दिख रहा है क्या? ये जो मार्किंग कर रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे, सर कहाँ पे? नहीं दिख रहा? नो सर। नो सर। अब दिख जाएगा, कोई बात नहीं। स्क्रीन दिख रही है? अब देखो, 1 सेकंड रुक के देखना। यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो, अब ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दिख रहा है? यस सर। सर। यस सर। तो देखो, यस सर। से पहले जो जो भी चैप्टर्स हैं जो हमने कर लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको करना है। समझ में आ रहा है क्या? यस हाँ, यस सर। दिख भी रहा है तुमको, वन है, बिल्कुल बिल्कुल वन ही है। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कौन कौन सी चीजें करेंगे। देखो, एमसीक्यू तो कोई नहीं छोड़ना तुम लोगों को बच्चे, सारे एमसीक्यू आसान ही आते हैं। जैसे इसमें पूछा कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, वेक्टर्स, वेक्टर्स का भी करना है तुमको। तीसरा, अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लो आज हम सिर्फ हिंट देंगे आपको, करेंगे नहीं पूरा। एक बैट्समैन है, हिट कर रहा है एक बॉल को स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विद विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। जो इनिशियल स्पीड है वही उसकी फाइनल स्पीड है। अगर मास ऑफ द बॉल दे रखे इतना, डिटरमाइन द इंपल्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है ये चैप्टर कौन सा है सर? काइनेमेटिक्स चैप्टर से आया हुआ, और इसको छोड़ना ही नहीं है। इंपल्स पूछा है, इंपल्स का Yes, सीधा sir. सा फॉर्मूला होता है बच्चे, किसी को याद है? इंपल्स का सीधा सा, Yes, sir. हाँ, एफ Impulse is equal to change in momentum. वेरी गुड, एफ इंटू डेल्टा टी। और इसका जस्ट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? एफ डेल्टा टी का होता क्या है? चेंज इन Change मोमेंट। in momentum. तो याद रखना, लिख लो इसको, चाहे ये पेपर तो मैं भेज ही दूंगा, आप लिख लो। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन के आगे काइनेमेटिक्स से है सर, ये लिखा हुआ नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं अभी इरेज कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये तो नहीं मिलेगा, पेपर दे दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे काइनेमेटिक्स से है, काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो अब इसको करोगे कैसे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछ रखा है? इम्पल्स। Impulse. तुमको पता है Impulse. इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। Change in momentum. तो अगर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ये तो इस क्वेश्चन में यूज हो गया, लेकिन ये तुमसे बाद में डराइव करने के लिए भी कह सकता है क्वेश्चन को, कि क्या? डराइव द रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड। Impulse and momentum. समझ में आ रहा है क्या सबको? यस और नो? यस सर। यस तो एक सर। क्वेश्चन को Yes, sir. पढ़ने का सिर्फ ये नहीं मतलब होता कि जो क्वेश्चन वहां पर आ रहा है उसी क्वेश्चन को मैं रिवाइज करके जा रहा हूं। उस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अब स्कूल का पेपर है तो डेरिवेशन तो पूछता ही है वो, क्लियर है?
तो ये डेरिवेशन भी आनी चाहिए आपको, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम की। Yes, आज sir. जाके करेंगे सब, और अगर किसी को डाउट आए तो मेरे से पूछना, बिल्कुल पूछना। आओ नीचे, नेक्स्ट जैसे है, अब मैं बताऊंगा अभी कौन से क्वेश्चन तुमने पहले फोकस करने हैं और कौन से अभी के लिए छोड़ देने हैं। फिलहाल के लिए छोड़ना तो लास्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जेई का पेपर नहीं है कि कुछ छोड़ के आ जाओगे, है ना। तो आओ, विच ऑफ द एग्जाम्पल इफ द नेगेटिव वर्क, ये कौन से कहां से आया हुआ है चैप्टर, ये फोर्थ क्वेश्चन जो आया हुआ है वो वर्क पावर, वर्क पावर एंड एनर्जी। और ये चैप्टर हमने कर लिया है तो छोड़ने का सवाल पैदा होता ही नहीं सर। सर Yes, इसमें sir. क्या बोला हुआ है सर, विच इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है सर, अब ये तुम खुद करके आओगे, मैं हिंट दे रहा हूँ। यस सर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 है ना, या Yes. या बोल दो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। ठीक है। तो याद रखना इस बात। आ जाओ Yes, sir. इस पूरे क्वेश्चन पेपर से, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम लेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है सर, फिफ्थ क्वेश्चन देखना एक बारी। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, व्हाट हाइट इट्स वैल्यू विल बी सेम। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई सर, ग्रेविटी का वेरिएशन, यानी इस चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। और Gravitation. सबसे अंदर भी कौन सा टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ Variation of G. G. विद डेप्थ एंड हाइट। Height. और फॉर्मूला आपको पता ही है सर। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं छोड़ना सर, और वो पढ़ भी लिया हो हमने तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। सिंपल फॉर्मूला है sir. सर, वेरिएशन इन हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ, याद है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 माइनस 2h बाय r का स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस h, हाँ बोले जा रहे हो, h बाय r का स्क्वायर। और ऐसे ही डेप्थ के था 1 माइनस h बाय r, सिंपल में आ रहा है, मल्टीप्लाई होता था उसमें। तो सिंपल डेप्थ और हाइट का रिलेशन लगेगा और क्वेश्चन खत्म। ये कौन से चैप्टर से है, ग्रेविटेशन। Gravitation. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दो कौन से चैप्टर से लगे हाथ, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से। Gravitation. इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता सर, ये तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि प्लेनेटरी मोशन का सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है, मैंने Radial चीज velocity. बोला था, सोचो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको तो मैंने वहीं पे बता दिया था तुमको। तो ये क्वेश्चन तो फ्री का है, क्लियर है अभी तक। आगे चलते हैं एक बार, आओ। अब ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास, मान लो 7th, अब इसमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया तुमको अभी तक। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई मोलिकुलर नॉन लीनियर मोलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक सॉरी नॉन लीनियर मोलिक्यूल। अब इसमें क्या होगा सर, अब इसमें क्या होगा सर, इसके लिए मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हालांकि हम बता सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक्स होते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, पोली एटॉमिक, है ना। डाई से ज्यादा जो भी होते हैं वो पोली हो जाते हैं। मोनो के लिए हमारे पास 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। इसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है। कोई जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब क्या होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, तो इसको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी समझ जाओ कि ये वाला नहीं करा हमने, बट ये मैंने अभी, अगर आप देखना भी चाहो तो मैंने अवंती वाले चैनल पे ही मैंने 12th क्लास वाले बच्चों को क्रैश कोर्स में करवाई है ये पूरी चीज। आप चाहो तो वहां पर देख भी सकते हो, बट हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो इसकी आपको अभी के लिए टेंशन नहीं लेनी। हाँ, लेकिन जिस बच्चे ने स्कूल में इसको पढ़ लिया है और जिसको आता है वो इसको भी अटेम्प्ट कर देगा अभी के अभी। छोड़ना ये भी नहीं है पेपर में, बोर्ड में कुछ भी छोड़, स्कूल एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं आना। समझ में आ रही है सबको ये बात? Yes, sir. एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। छोड़ने के लिए हम कहाँ कहते हैं सर, कौन से एग्जाम में, जेई में सर। हाँ, क्योंकि वहां पर छोड़ के हमारा काम चल जाता है, लेकिन जेई में यहाँ पर नहीं चलेगा सर। अगर 11th में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे तभी 12th में अच्छा स्कोर आएगा। और 12th में भी बाउंडिंग होती है ना सर, बाउंडेशन होती है, 75% से ऊपर लेने होते हैं, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखना। अच्छा सर, ये तो पता है सर। अच्छा, नीचे आ जाओ सर। ये टाइम पीरियड के ऊपर फॉर्मूला है सर, ये भी हम करवाने 7th और 8th तो होगा ही क्लास में, ठीक है। बट इसको मैं हिंट दे सकता हूं आपको, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ, आप ये भी कौन से चैप्टर से आया हुआ है एक्चुअल में, आपको लग रहा होगा एसएनएम से है, बट ये भी कौन से चैप्टर से है, ग्रेविटेशन। ट्राई करना। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, क्या होता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, किसी को पता है टाइम पीरियड का? T is equal to 2 pi अंडर रूट L बाई,
अब देखो लेंथ तो वही है, L upon जी, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होगी, उससे आपको पता लग जाएगा टाइम पीरियड कैसे लगाओगे। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा इसमें। क्लियर है सबको? फॉर्मूला आपके सामने है, अब सोचना है। ये भी ग्रेविटेशन से टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है तो। अच्छा, 9th क्वेश्चन आ जाओ। 9, अब ये तो थे सर, अब आप खुद सोचो, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमने कर रखे थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन ही आपको बोले हैं ना कि हम कराएंगे। 8 में से Yes, sir. क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो हमने कर ही रखे थे। तो अब आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारा यहाँ पर भी हो गया तो स्कूल में तो होने ही वाला था। स्कूल में तो आई थिंक हो ही गया होगा सबका, Yes, है ना? sir. Yes, sir. टेंशन नहीं लेनी। पर जो क्वेश्चन हमने यहाँ कर चुके हैं ना, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो 1st to 6th क्वेश्चन तो अच्छे से आने चाहिए सबको, और 8th और 9th तो हम 8th और 7th तो हम करेंगे ही करेंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नीचे आ जाओ, 2 नंबर के क्वेश्चन है सर ये। 10 न्यूटन को डाइन में सर करा हुआ है सर, अच्छे से किया हुआ है सर, याद है क्या? 10 Yes, न्यूटन sir. डाइन में आता है सर, सबको आता है क्या? Yes, sir. 1 न्यूटन इज टू हाउ मेनी डाइन्स? power 5. 10 रेज टू पावर 5. 5 डाइन। 10 न्यूटन को कैसे कर दोगे सर? 5 उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे सर, सिंपल। 10 raised to क्लियर है power सबको? Yes. हाँ, बट Yes, sir. अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बच्चे, ठीक है? आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस डाइन, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू दिस डाइन। 1-2 लाइन फालतू बना दिया करो। वो कैसे बनाओगे सर? उसमें शुरू में लिख देना सर, 1 न्यूटन कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट। Yes, और sir. डाइन कैसी यूनिट है सर? CGS. तो 1 न्यूटन को आप CGS. क्या लिख सकते हो? 1 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो सर? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बोले तो केजी और एक्सेलरेशन बोले तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। Square. और ऐसे ही डाइन को Square. आप क्या लिख सकते हो? ग्राम सेंटीमीटर। Gram per Centimeter. centimeter. क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बोल दो नीचे ये लाइन लिख के कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। उसके बाद जाके लिख दो, सो Yes, sir. 10 न्यूटन वुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब आंसर आ जाएगा, 2 नंबर आपको सही मिल जाएंगे। क्योंकि अगर ये 2 नंबर से ज्यादा का होता ना, तब मैं डराइव करके दिखाता आपको, तब हमको डराइव करना होता है। अब तो 2 नंबर का है तो डराइव नहीं करना, लेकिन उनको मेंशन तो करोगे ना कि सर ये इतना है, ये इतना है, तो इसको ऐसे लिखना। तो ये अटेम्प्ट करना है सबको, ऐसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तभी नंबर मिलेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लिख तो आते हो लेकिन टीचर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 नंबर देता है। देखा होगा आप लोगों ने, वो Yes, यही sir. रीजन होता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। तो क्वेश्चन को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करो। यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का आता तो आप सीधा ही लिख देते आंसर 10 की पावर 6 डाइन। क्लियर है? Yes, sir. कुछ लिखने की जरूरत Yes, नहीं। sir. लेकिन ये 2 में आया तो 1 लाइन फालतू लिख दो। 4 में आता तो आपको ड्राइव करके बताना होता। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, चलिए सर। क्या टाइम हो गया बच्चों? एग्जैक्ट टाइम बताना। 8:17. 8:17. ठीक है, अब देखो नीचे, वैसे तो ये और वाला क्वेश्चन था, तो ये मैं तो प्रेफर करूंगा इसी को कर दो, और में आया है तो यही वाला ठीक था। फिर भी नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला भी आसान है। वो कह रहा है मास m है, मूविंग वेलोसिटी v है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से किसका रिलेशन बताओ? Kinetic काइनेटिक energy. एनर्जी। तो यहाँ पर लिखो काइनेटिक एनर्जी, और मैंने करवाया हुआ है। तो वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मास पर और Mass और वेलोसिटी पर। तुम क्या करोगे इसके लिए? तुम्हें पहले काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर 2T minus. T minus T। तो याद रखना। तो इसने बोला काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करती है, तो तुम लिखना काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a। और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है सर साथ में? किसके है? वेलोसिटी। B. तो v की पावर क्या हो जाए? b। तो B. तुम जब इसको इक्वेट करोगे तो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m की पावर a और v की पावर b। B. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन लिखोगे, कांस्टेंट को हटा दो क्योंकि उसकी डायमेंशन होती नहीं। m की जगह लिखोगे मास की डायमेंशन, और वेलोसिटी की जगह किसकी लिखोगे? वेलोसिटी की डायमेंशन। अब इनके कोफिशिएंट अगर सेम है तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी? सेम। जैसे m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर a है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। 1.
वन बाद में One. इस ए की जगह लिख देना 1, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो मास आएगा उस वो एक ही बार आएगा, उसकी पावर 1 होगी। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है सबको? जैसे हमने बेसिक किया था सर, सिंपल है। और अगर मैं होता तो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करता, नीचे वाला ना करता, क्योंकि नीचे वाला मेरे को थोड़ा सा टाइम लगाता है ना। लेकिन हाँ, जो बच्चा यही भूल गया हो कि भाई हाउ मैनी 1 न्यूटन में कितने डाइन है, तो वो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, वाला वो नीचे वाला। और क्लियर है? तो देख के करना आराम से। बोर्ड का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता जितना तुम समझ रखा, और एचपी बोर्ड का तो बिल्कुल नहीं। आओ अब ये क्वेश्चन देखना, व्हाई डज अ क्रिकेटर प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। अब ये करवाने की जरूरत है या कर लोगे? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। कर लेंगे ना, चोटिल Yes, ना हो sir. सर, है ना। मोमेंटम चेंज करने का टाइम मिल जाता है, Yes, नीचे sir. करता है सर, है ना, इसी वजह से। तो ध्यान रखना। फिर भी 2 नंबर के हिसाब से, अगर जिन बच्चों को, एक बच्चे के पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया था, उसका ना क्या सीन था कि वो पेपर तो अच्छा अटेम्प्ट करता था, लेकिन अच्छा इन द सेंस उसको पता था आंसर, बट वो बुक से लर्न करके गया था आंसर। कुछ थ्योरी जैसे ये लोअर वाला हैंड वाला आ गया, तो ये बुक में लिखा होता है। तो उस बच्चे ने बिल्कुल, उसने कहा पेपर में ना उसको इंग्लिश बनाने में मुश्किल होती थी, तो वो बुक से लर्न कर गया और उसने वहां पर जाके बुक वाला लिखने की कोशिश करी, तो उसके जो सारे टेंसेस वगैरह थे वो सारे क्या हो गए, गलत हो गए। उसको लिखने की कोशिश तो करी उसने, लेकिन वो एक दिन पहले अगर लर्न करके जा रहा है तो अगले दिन लिख ही नहीं पाएगा सर, क्योंकि अगर इंग्लिश लर्न करके जाओगे तो नहीं होगा। समझ के गए हो ना, तो समझ के गए हो तो तुम बना सकते हो। कभी भी ऐसा मत करके जाना, आज तो तुम लिख के जा रहे हो सर, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी विच अपोज द रिलेटिव मोशन, और घर वहां पर 3 दिन से रट्टा लगा रहे हो, पेपर में आ गया तो कुछ ऐसा लिखा है, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच मोशन फोर्सेस द अपोज, ऐसा कुछ। ऐसा ही उसके साथ हुआ था बच्चे के साथ। कोई सेंस बनी इस बात की? नो सर। फ्रिक्शन इज नो द फोर्स, सर। No, फ्रिक्शन sir. ऐसे लिख के आ जाओ, अगर फ्रिक्शन इज द फोर्स विच मोशन द अपोजिस, ऐसा कुछ बनता है? कुछ नहीं बनता ना। तो वैसा ही No, लिखाया sir. था। वो बच्चा कहेगा सर मेरे को तो पता है फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को अपोज करता है, देखो मैंने यही लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच मोशन द अपोजिट। लेकिन इस बात की कोई सेंस तो नहीं बनी ना बच्चे। तो नो ये सर। तभी आएगा तुम घर पर बैठ के इसको लिख के देखोगे तब। समझ में आ रहा है? डेरिवेशंस तो एक बार, और ये तो चलो क्वेश्चन हो गया, ये तो अभी इंग्लिश है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो आराम से कर भी देगा। बट अगर डेरिवेशन आ जाए, तो डेरिवेशन हर एक बच्चे को, अगर आज मैं भी बोर्ड का एग्जाम देने जाऊं तो पहले मैं भी डेरिवेशन खुद से रिवाइज करके जाऊंगा, लिख के जाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन होती ऐसी चीज है बच्चे, हर किसी को एक बार रिवाइज करनी ही पड़ती है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. तो डेरिवेशन एक बार रिवाइज कर जाना। बहुत सारी डेरिवेशन ऐसी भी होती है जो हमें दिमाग में बैठी होती है, हमको समझ आ जाती है, तो उसको बार बार, फिजिक्स में तो खासकर बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, जिसको तुम 2 बार भी अगर कर लोगे तो तीसरी बार अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे इंपल्स मोमेंटम बहुत आसान है, अभी प्रूव कर सकते हैं, बट एक बार तो तुमको करना पड़ेगा खुद से। बुक से अगर पढ़ के जाओगे और हाथ से नहीं लिख के जाओगे तो वहां पर पक्का भूल जाओगे। क्लियर है सबको? तो ध्यान रखना, Yes, Yes, sir. पेपर एक बार खुद से अटेम्प्ट sir. करके देखना। अच्छा, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है सबको? लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा मैक्सिमम होता है ना? सबको पता है कैसा होता है, ये सब मैंने बता रखा है अच्छे से। अच्छा, यस सर। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लो आ गया, मैंने अभी बोला था ना, ये मैंने नहीं देखा था अभी तक क्वेश्चन पेपर, बट देखो ये प्रूफ प्रूफ पूछ लिया इसने, मैंने Yes, बोला था sir. ना, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ Yes, sir. क्वेश्चन में। वो क्या भी बोल सकता है सर, डेराइव द रिलेशन बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम, और उसने पूछ ही लिया आगे Moment. कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूफ करो। इसमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। आप प्रूफ पूछा है ना, तो इसके अंदर पूरी क्या करनी पड़ेगी, Derivation. और स्टेप बाय स्टेप करा करो। आओ सर, यस सर। Yes. नीचे सर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। अब इसका रिलेशन दिमाग में रखना तो बहुत आसान है सर, जैसा फोर्स का रिलेशन होता है मोमेंटम के साथ, वैसा ही किसका होता है सर, टॉर्क का। जैसे फोर्स होता है मोमेंटम के साथ, क्या रिलेशन है, फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू dp बाय dt। ऐसे ही टॉर्क का क्या हो जाता है, dl बाय DL by dt। फॉर्मूला DL by dt. बट आपको इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, डेरिवेशन, क्योंकि इसमें तो साफ Derivation. लिखा है इसने क्या करना है, डेरिवेशन। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, आपसे नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, हम डेराइव भी कर देंगे, ठीक है। बट कोशिश करो ये छोटी छोटी डेरिवेशन तो खुद करना सीखो। समझ में आ रहा है? यस और नो सबको? Yes, खुद sir. sir. पर देख के जरूर आना, अगर समझ ना आए तो मेरे से पूछना, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आओ सर, यस सर।
आज सिर्फ हिंट मिल रहे हैं इसके, याद रखना, अभी क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर रहे पूरा। अब अगला तो देख ही लो, अगला देखना क्या लिखा हुआ है। अब इसका रिलेशन तो सबको याद है, लेकिन इसने क्या पूछ लिया, उसकी डेरिवेशन। सबको पता है ना एक्सेलरेशन ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है, सबको पता है। और हमने तो इसको डेराइव भी किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। याद है, हमने इसको पूरा डेराइव किया था सर। अगर हम डी हाइट डी डेप्थ क्या चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो इसको कैसे प्रूव करते थे? अर्थ को क्या मान के? एक पॉइंट मास। स्फेरिकल बॉडी मान के। कैसे मान के? स्फेरिकल बॉडी, और उसके इनसाइड पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता था? जी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, जी एम आर अपॉन में आर का क्यूब। याद आया? या ये मैंने पूरी डेरिवेशन करवा रखी है आपको, आप जाके देखना। क्लियर है सबको? हमने किया भी था ये पूरा ग्रेविटेशन में। मैंने बोला भी था इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो क्यों नहीं लोगे, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी सॉलिड स्फीयर माना था, और सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो ये होता है। फिर हमने इस आर की जगह क्या पुट किया था? आर माइनस डी पुट किया था। याद आ गया? थोड़ा थोड़ा आ गया होगा तो ट्राई करना, नहीं हो पाए तो क्लियर फिर भी हम कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे मैंने किया था, आपको वीडियो में भी दिख जाएगा। तो ये भी ग्रेविटेशन से आया हुआ है, और ये भी हमारा किया हुआ ही है। अभी तक मेरे को मुश्किल से 3 क्वेश्चन ऐसे दिखे हैं जो हमने नहीं किए, उसके अलावा सारा कुछ हमने किया हुआ है। और कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो तुम? क्वेश्चन नंबर 13 तक। आओ सर नीचे, अगला देख लो। कोई अब कह सकता है क्या? क्वेश्चन का नंबर देखना, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ और बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है। क्या नहीं कर पाएंगे क्या हम? इट इज द रेशियो ऑफ क्या? कौन सी स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ दिस। इसकी ऐसा यूनिट भी कर देना, स्ट्रेस की यूनिट लिखना, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती ही नहीं। क्लियर है? हो जाएगा? करा हुआ है ये तो, और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो। बहुत आसान है सर, मैंने बोला था ये क्वेश्चन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स आ सकता है आपके पास। किसी को कोई डाउट इसमें? यस और नो? बोलो। नो ये सर। तो अभी ताजा ताजा किया ही, ये तो आ जाना चाहिए। अब आ जाओ 15 पे। 15 क्या कह रहे हैं? जीरोथ लो। हालांकि ये इक्विलिब्रियम की बात करता है, ये आप बुक में देखोगे बहुत आसान है। अगर 2 बॉडीज इक्विलिब्रियम में है और तीसरी बॉडी, 2 बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम में, ए और बी और सी, तो ए और सी भी आपस में क्या रहेंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही बताता है जीरो। बहुत आसान है, आप करके देखना। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आ जाओ नीचे। 16 क्वेश्चन अगर जिसको नहीं आता अभी के लिए छोड़, एक देख लेना। नहीं आता तो मैं बता दूंगा, क्योंकि 16 अभी तक हमने नहीं पढ़ा। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये एनर्जी के ऊपर बात होती है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम टेम्परेचर के बारे में इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, मुझे याद दिला देना। ठीक है? क्लियर है? एक बार आप देखा ना, इसके अंदर हम पूरा पढ़ लेंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें, अगर अभी तक हो जाता वो, तो ये क्वेश्चन भी तुमसे हो जाता। आओ सर नीचे। अगला क्या है? अगला मैं नहीं बताने वाला। क्या करना है सर? ग्राफिकल मेथड। ये तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो सर? क्लास 9th में पढ़ के आते हो सर, कि ग्राफिकल मेथड से ये रिलेशन प्रूव करो। क्या? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। कोई भी बच्चा कोई भी बुक उठा लेना फिजिक्स की, 9th क्लास से लेकर 12th 11th क्लास तक, या 8th क्लास की भी उठा लेना, शायद 7th में होगा, पता नहीं 8th में, उसमें भी आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। 9th में तो है ही है, 9th में तो मैं श्योर हूँ, इससे पहले भी अब मिल जाएगा 7th या 8th में। ठीक है? तो आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल ग्राफ प्रोवाइड करना और कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ करके आपको एरिया अंडर द कर्व निकाल के ऐसा कर देना बस, और कुछ नहीं करना। अगर फिर भी नहीं आता, भूल गए हो ग्राफिकल मेथड, तो ये क्वेश्चन तो और में है सर। कैसे सर? एंगल निकालना है। अरे सर, जब भी एंगल निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं सर, याद है? दोनों का क्या निकाल दो? डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है बच्चे? ए बी कौन सा थीटा? ए बी कोस थीटा। कोस थीटा। तो ए डॉट बी तो यहां से आ जाएगा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते? सबको ऐड करके स्क्वायर कर दो। आई के आगे क्या है? 1 प्लस में किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। और के आगे क्या है बच्चे यहाँ पर? -1।
तो माइनस यानी फिर से 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1। इसमें ऐसे ही b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है? अंडर रूट माइनस ऑफ 1 1 का स्क्वायर का प्लस स्क्वायर 1 का प्लस स्क्वायर 1 का माइनस स्क्वायर 2 का प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b आप पता ही लग जाएगा, और यहां से फिर क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा की। और थीटा ही तो आपसे पूछा है इसमें, कोस क्या आ नहीं जाएगा इससे बताओ। अभी मैं हिंट दे रहा हूं, कर लेंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो बस हिंट देते जाओ इसका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, एक बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब आ जाओ 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये करने की जरूरत है क्या सर? अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पर 0 है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, तो सर बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है सर? कंजर्व्ड रहता है। इसी को इंग्लिश में लिखना है। इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी इज 0, देन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी कंजर्व्ड। क्लियर है? या कोलिजन की बात भी नहीं करनी तो भी ऐसे बोल दो कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। और इसकी एक्सप्रेशन कैसे डराइव कर सकते हो वो, लेकिन डराइव कर तो दोगे, लेकिन इसके लिए स्पेशल केस पूछ रखा है। कौन सा केस? एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसमें कैसे करोगे सर? गन प्लस में किसका सिस्टम लोगे? बुलेट का। तो बुलेट और गन के सिस्टम पर अगर नेफ एक्सटर्नल 0 है तो इनका मोमेंटम भी क्या होगा बच्चे? कंजर्व होगा। तो तुमने सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रखना है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द। इसी में रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी गन की, उसका फॉर्मूला आ जाएगा, यहीं से निकाल सकते हो बस। वीजी की वैल्यू तो आराम से निकाल जाओगे, और कुछ करना ही नहीं। नीचे आओ, नीचे क्या पूछा हुआ है सर? ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ है सर? प्रूव द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो हर एक पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड। हर पॉइंट पे तुम निकालोगे ना, अगर मान लो ये हाइट से गिर रही है तो इनिशियली तो रेस्ट पे थी, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, और उसका फॉर्मूला क्या आता है? mgh, है ना? तो इनिशियली तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, तो यानी टोटल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है इनिशियली। तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ बीच में, हर पॉइंट पे एनर्जी कितनी आनी चाहिए? mgh। यही कहता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ये आपने शायद 9th में पढ़ा भी होगा, इसकी डेरिवेशन है, देखना एक बार, ट्राई करना। अच्छा 20th क्वेश्चन किसी को नहीं आता तो अभी के लिए रुक जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 20th का मैं बता दूंगा तुम्हें, है ना, क्योंकि तुमने सेंटर ऑफ मास हमसे नहीं किया। अगर तुमने स्कूल से किया हुआ तो बढ़िया है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास का कुछ ज्यादा कंसेप्ट है नहीं, सारा मास कंसेंट्रेटेड है। एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देना। नीचे आ जाओ, अगर वो भी नहीं आता तो ये तो और में है सर। क्या पूछा हुआ है इसमें? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। क्या नहीं डिफाइन कर पाओगे? आराम से डिफाइन कर दोगे टॉर्क और रेगुलर मोमेंटम। क्या टाइम हो गया बच्चों? 32। ओहो चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, जो जो आपके चैप्टर से जो जो हमने कर लिया, कम से कम उसको तो अच्छे से करके आना। क्लियर है? मोर देन हमने 50% तो देख ही लिया है, और मुझे नहीं लगा इसमें बहुत सारे कोई क्वेश्चन मुश्किल है। ट्राई करना, कोई डाउट रहता है तो मैं आज आपको ये क्वेश्चन पेपर तो भेज ही दूंगा, खुद से करने की कोशिश करना। और जो बचे हुए बच्चे बैठे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज बता देता हूँ, है ना। मैंने एक चीज बोली थी आपको, क्या प्रिपेयर करना शुरू कर दो। 3 चैप्टर के नाम बोले थे, याद है? ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी एंड काइनेमेटिक्स। तो एक बार और बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन को अच्छे से कर लेना, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तीनों को कर लेना वैसे तो अच्छे, किसी को भी नहीं पता चलता, कभी भी टेस्ट हो सकता है तीनों में से किसी का भी चांसेस है ग्रेविटेशन के। ओके बच्चे, बाय बाय। यस सर, बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। अच्छे से करना है इसको, फिर देखते हैं।